हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू टॉपर ग्लैंस। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनलिज्म को क्या कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद मतलब हमारे अंदर देश के लिए भावना होना, और इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब बाहर के शासक आकर हम पर राज करते हैं, उसको कहते हैं हम इम्पेरियलिज्म। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यूनिट को। और इस यूनिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझ लें। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत आया, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी। मतलब जैसे पहले नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था ना, अब वैसा नहीं हो रहा था। इसका कहने का ये मतलब है कि जब सदी शुरू हुई ना 19वीं, तो ना नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन अब जब 19वीं सदी क्या है खत्म होने की कगार पे, तो नेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिज्म ग्रुप बिकेम इनकरेजली इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं रह सकते। मतलब अब जो थी वो राष्ट्रवाद के जो ग्रुप थे ना, जो राष्ट्रवाद को फैलाना चाहते थे, उनमें ही आपस में क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, और अब वो युद्ध करने के लिए पूरे तैयार थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन द टर्न, और इसका पता किसको लग गया, यूरोप की शक्तियों को लग गया। इसलिए यूरोप की शक्तियों ने क्या चाहा कि अब हम इस मौके का फायदा उठा लें। मैनिपुलेटेड नेशनलिस्ट एस्पिरेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्प्लीमेंट। इसका फायदा यूरोपीय शक्तियों ने उठाया और नेशनलिज्म को दबाते गए और इम्पेरियलिज्म की भावना को वहाँ पर बढ़ाते गए यूरोप के अंदर। ये सेकंड पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको आप समझ लें अच्छे से। The most important source of nationalist tension in Europe after 1871, 1871 के यूरोप में सबसे जो टेंशन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, वहाँ पर जहाँ पर टेंशन बनी रहती थी, वो एरिया था बाल्कन। बाल्कन एक ऐसे रीजन को कहते हैं जो कि किसके अंडर आता था, ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। जहाँ पर हम देख सकते हैं इस बाल्कन रीजन था ना, वो एक बहुत सारे राज्यों का एक संघ था, उसको मिलाकर बाल्कन राज्य कहा जाता था। जैसे अगर हम आज की बात करें तो बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया, ऐसे देशों को मिलाकर तो एक पूरा संघ बनता था, जिसको क्या कहा जाता, बाल्कन कहा जाता था। ठीक है गाइस, तो इनके अंदर जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता, स्लेव। स्लेव मतलब दास, कि वो लोग दास हैं और वो ओटोमन एम्पायर के अंदर आते हैं। अ लास्ट पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो बाल्कन का जो हिस्सा था वो किसके अंडर आता था, ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। एंड बाल्कन टुगेदर द डिस्टिंक्शन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस वेरी एक्सप्लोसिव। इससे क्या होने लग गया, जैसे जैसे बाल्कन का इसके ऊपर अधिकाराधिपत्य ज़्यादा होता गया, यहाँ पर टेंशन बढ़ने लगी और ये विद्रोहबाजी का एक केंद्र बन गया। ऑल थ्रू 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर sought to strengthen itself through modernization and internal reform but very little successful। क्या होने लगा 19वीं शताब्दी में कि जो ओटोमन एम्पायर था ना, वहाँ के जो राजा थे वो ये चाहते थे कि हम अपनी शक्तियों को बढ़ा दें, मॉडर्नाइजेशन करें, लेकिन उनकी ये पहल बहुत ही कम साबित हुई, यानी ये वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। क्या होता गया, ये ऊपर हमने जितने भी देश पढ़े जाए लाइक ग्रीस, रोमानिया, ये लोग क्या करने लगे कि इसकी शक्तियों को कम होने लगी। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम क्या कर लें, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लें, अब हम लोग आज़ाद हो जाएं। इससे क्या होने लगा कि ओटोमन एम्पायर शक्तिहीन होना शुरू हो गया। The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used to prove that they once had independence। बाल्कन के लोग दूसरी दुनिया को ये समझाने लगे कि हम ना कभी क्या थे, इंडिपेंडेंट लोग थे, हमारे पास सारे हक हुआ करते थे, हमारी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी हिस्ट्री के जरिए भी अपने आप को फ्रीडम करवाना चाहा, और वो ये उन्होंने ये बताया कि हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में बाहर के शासकों ने आके हम पर क्या कर लिया, हमला कर दिया और हमको अपना गुलाम बना लिया। Hence, the rebellion nationalists in the Balkans through their struggle as attempt to win back their long lost independence। इसलिए उनको बहुत सारे विद्रोह करने पड़े, आंदोलन चलाने पड़े बाल्कन के लोगों को, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना जो गुमी हुई आज़ादी थी उसको वापस पा सकें। अब हम बढ़ेंगे स्लेविक सिस्टम के बारे में। यहाँ पे स्लेविक का मतलब भूदास था, मतलब जो लोग अपने देश के अंदर दास बन के रहते हैं, नौकर बन के रहते हैं, उनको हम स्लेविक कहते हैं।
एज द डिफरेंट स्लेविक नेशंस स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या होने लगा, जो देश के लोग थे उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं हम इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। द बाल्कन बिगेन एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। हमने देखा सिविक्स के अंदर भी कि जो श्रीलंका थी उनमें लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस करनी शुरू कर दी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी। ऐसा ही यहाँ हुआ कि यहाँ इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा टेंशन का वो हो गया। द बाल्कन स्टेट वर फर्स्टली जेलस। इसके बाद क्या होने लगा, जो बाल्कन के सारे देश थे ना जो इसके अंदर थे, वो एक दूसरे से जलने लगे। वो चाहते थे कि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है, वो चाहते थे मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है। दोनों पार्टियों में एक मतभेद हो गया। द मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया जब इसके अंदर बड़ी बड़ी पावर्स आई। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर क्या था, रिवलरी अमोंग यूरोपियन ओवर ट्रेड। इसके अंदर क्या था कि जो ब्रिटिश नेशन था वो क्या करता था, पूरी दुनिया पर अपना राजआधिपत्य जमाना चाहता था। और वो क्या चाहते थे कि हमारी कॉलोनियाँ हर जगह बसे, और हर जगह क्या हो रहा था, मिलिट्री का ही राज चलता था। दीज रिवलरीज वर एविडेंट इन द वे बाल्कन प्रॉब्लम वॉज अनसोल्व्ड। हमने ये देखा कि जो बाल्कन की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स लाके मिलना शुरू हुई। इन पावर्स का नाम क्या है, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। पहले यूरोप की बात की जा रही है तो यूरोप की क्या थी, मेजर पावर्स थी, तो हम इनको अंडरलाइन कर देते हैं, यूरोपियन मेजर पावर्स कहा जाता है इनको। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एज लाइक रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या थी, यहाँ की मेजर पावर्स थी। और ये चाहती थी कि हम इस पूरे बाल्कन रीजन पर क्या कर लें, अपना कंट्रोल कर लें। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर। इससे क्या हुआ, सभी देशों में आपस में युद्ध होना शुरू हो गया। और फाइनली कौन सा युद्ध हुआ यहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहाँ पूरा यूरोप लगभग एशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। ओके गाइस, तो हमारा ये खत्म हो चुका है सेशन। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हम अब करना शुरू करने अगले वीडियोस थे, तो हम इसको अगली वीडियो में आपको करवाएंगे। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म विद अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। हमें पता है नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद, और इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म, अब क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी और इम्पेरियलिज्म घटने लग गया। तो इससे क्या हुआ, यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेंशन की भावना, यूरोप के अंदर विद्रोह, यूरोप के अंदर डिजास्टर आने लगे 1941 में कि वहाँ के लोग भी पार्टी, दूसरी पार्टियाँ। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो है इम्पेरियलिज्म को मानते हैं और ये जो है किसको मानते हैं, नेशनलिज्म को मानते हैं। तो यहाँ पर भी 50% लोग, यहाँ पर भी 50% लोग, तो इनके अंदर क्या होने लगे, मतभेद होने लगे। ओके गाइस, तो ये हमने इनके अंदर पढ़ा। हम लोग आगे देखते हैं। विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय। अब हमें पता है कि जो पहले था ब्रिटिश नेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हम इसके अंदर देखते हैं, ये जितना भी एरिया हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना भी एरिया आ रहा है ये किसके अंडर कंट्रोल आ रहा है, ये जितना भी एरिया है, लाइक हमारा इंडिया हो गया, ये पार्ट हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया, ये जितने भी पार्ट होते थे ना, ये किसके अंडर आते थे, ये लोग हमारे ब्रिटिश नेशन के अंडर आते थे। ओके, तो आगे हम आगे चलते हैं। अब क्या होने लगा है, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम तुम्हारा विद्रोह ज़्यादा नहीं सहेंगे, इसलिए उन लोगों ने अपनी एंटी इम्पेरियलिज्म मूवमेंट, एंटी इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, एंटी मतलब विरोध, तो साम्राज्यवाद का विरोध करने वाली मूवमेंट्स को शुरू कर दिया गया। अब ये लोग चाहते थे कि हम हमारे नेशन को इंडिपेंडेंट बनाएं, और ये लोग क्या चाहते थे कि हर देश के अंदर यूनिटी की भावना आए। ओके गाइस, और इम्पेरियलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रिप्लिकेटेड। पहले क्या था, नेशनलिज्म घट रहा था, लेकिन अब नेशनलिज्म बढ़ना शुरू हो गया 1914 के बाद तो क्या होने लग गया कि नेशनलिज्म के आइडिया दोबारा आने लगे लोगों के दिमाग में, और लोग ये चाहते थे कि हम नेशनलिज्म की भावना को अपने अंदर जगाएं। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल एंड नेचुरल। ये लाइन एक बार ये बोर्ड एग्जाम में आ जाती है कि इस लाइन का क्या मतलब है।
तो आइए हम समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। हमें पता है नेचुरल क्या चीज़ होती है, जो कि हमें जन्म से मिले, और यूनिवर्सल जो हमारे पूरे मताधिकार हो। ओके गाइस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो चीज़ हमें जन्म से मिल रही है और जिन पर हमारा पूरा अधिकार है वो चीज़ होनी चाहिए। तो नेशन स्टेट को जब क्या कहने जाने लगा कि यहाँ पर हमारे जो इंडिपेंडेंस है, जो हमारा राष्ट्रवाद है, जो हमारा एक राष्ट्र की भावना है, देशभक्ति की भावना है, वो क्या है, हमारी नसों नसों में है और हम लोगों का इस पर पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो आपको इस यूनिट से और बाकी यूनिट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आगे से हम आपको हर वीडियो के साथ बताते रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे वीडियोस आते रहेंगे। सो बाय।